हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है बीकॉम 6 की इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 1 फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हैं पिछले 3 सालों के सारे कवर अप करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से सुनना और मेरी एक एक बात को अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली आपका वीडियो के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बातें ध्यान से सुनने वाले हो तो। और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठे, कॉपी पेन निकाल लें क्योंकि टॉपिक्स आपको मैं बताती जाऊंगी, आपको नोट डाउन करते जाने हैं। एग्जाम के टाइम रिवीजन में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2024 और 2022 में पूछा गया था। एक्सप्लेन इन डिटेल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड FASB। तो गाइज अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है, इसकी जो आई थिंक पिछले साल मैंने डाली थी, उसमें 2024 के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होंगे, बट 2023 2022 के इंक्लूडेड है। अगर आपने वो कर ली है तो दैट्स गुड। तो आप लोग 2022 का क्वेश्चन यही है, रिपीटेड है, तो आप उसी को आंसर को कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियो कर रखी है। बट अगर किसी ने वो नहीं की है तो अगर वो अभी करनी है तो आप लोग इसी वीडियो को प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक क्या होता है? ये हमारी एक रूल बुक होती है, ठीक है, जो कि अकाउंटेंट्स, ऑडिटर या कंपनी की मदद करती है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर पाए इन अ करेक्ट और कंसिस्टेंट वे में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक रूल बुक है जो कंपनी को बताएगी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अपनी बनानी है तो क्या क्या रूल्स होंगे आपको जो फॉलो करने हैं एक अच्छी, करेक्ट, फेयर रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। ये आपको बेसिक प्रिंसिपल और गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फाउंडेशन, जिसमें आप बोल सकते हो कि एक नींव है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की फाउंडेशन है। ठीक है, एक रूल बुक है। बोथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स डेवलप देयर ओन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। दोनों की अपनी खुद की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं और रूल बुक्स हैं, दोनों ही फॉलो करते हैं। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ कंसेप्ट, डेफिनेशन या प्रिंसिपल जो कि हमें गाइड करते हैं कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग के रूल्स को सेट करने में मदद करती हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं और इम्प्रूव करती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये हेल्प करती हैं हमें स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ को सेट करने में, डेवलपिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। ये हेल्प करती हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ताकि हम अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल रूल्स को अप्लाई करके अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें। ये ऑडिटर्स, यूजर्स की मदद करती है कि हम अच्छे से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को समझ पाएँ, इंटरप्रेट कर पाएँ। ठीक है, ये इंप्रूव करती हैं रिपोर्ट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंसिस्टेंसी को और कंपेरेबिलिटी को। अब IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? इसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के? तो इसके मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड अ फाउंडेशन नीव फॉर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर IFRS। की एलिमेंट्स क्या हैं इसके? पहले, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टेड। की एलिमेंट में सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। ये प्रोवाइड करती है हमें यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सभी इन्वेस्टर्स, लेंडर और क्रेडिटर्स को। ये हेल्प करती है हमें डिसीजन लेने में अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द कंपनी, कि हम डिसीजन ले पाएँ कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहला की एलिमेंट है। सेकंड, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये रेलेवेंस इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है जिससे हम लोग अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। फेथफुल इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं उनको फेथफुली रिप्रेजेंट करती है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में कंप्लीट होती है, न्यूट्रल होती है और किसी भी गलती से फ्री होती है। थर्ड, हमें ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कंपेरेबल हों, शुड ऑल्सो अलाउ कंपेरिजन अक्रॉस द ईयर्स, और कंपनीज के साथ आप उसको कैसे भी कंपेयर कर सकते हो। फोर्थ, वेरीफाइबिलिटी होती है, आप उसको चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, दूसरी कंपनीज के साथ उसको चेक कर सकते हो। फिफ्थ, टाइमलीनेस होती है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद इन अ टाइम, मतलब टाइम के जब उसकी ज़रूरत है तभी प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग। और सिक्स, अंडरस्टैंडेबल होती है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है ईजी टू अंडरस्टैंड, कि उसको कोई भी समझ सकता है, इतनी ईजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको बनाया जाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एसेट, लाइबिलिटी, आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, इक्विटी, ये सब बताते हैं। और रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या होता है? एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज, जो भी एलिमेंट है रिकॉग्नाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट कैन बी मेजर रिलायबल। रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहिए। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, बताती है, और ये मेजर करती है कि कितनी रिलायबल स्टेटमेंट है आपकी, कितना टिकाऊ बिजनेस है आपका। ठीक है, मेजरमेंट के बेसिस क्या होती है, किन बेसिस पे हम मेजर करते हैं कि क्या होगा? हिस्टोरिकल कोस्ट देखते हैं, करंट कोस्ट देखते हैं, फेयर वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू यूज में कितनी है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। IASB रिकॉग्नाइज करती है दोनों को, फाइनेंशियल कैपिटल को भी और फिजिकल कैपिटल को भी। फाइनेंशियल कैपिटल बेस्ड ऑन जितनी भी हमने मनी इन्वेस्ट की है और फिजिकल जितनी भी बेस्ड ऑन
एबिलिटी, हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया एबिलिटी के बेसिस पे, फिजिकल कैपिटल कितनी है, ठीक है, लाइक ह्यूमंस, मशीन्स, जो भी आपके फिजिकल चीज़ें अवेलेबल है, एबिलिटी कितनी अवेलेबल है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, उसके क्या मेन पर्पसेज हैं, कैसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताना है। तो टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ यूएस गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पहले तो आपको एफएएसबी की बात समझनी होगी कि एफएएसबी के की एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले इसके भी ऑब्जेक्टिव बताने हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, टू प्रोवाइड डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड डिसीजन के रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, ताकि जो एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या क्रिएटर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई भी डिसीजन ले पाए। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी सभी इन्वेस्टर, सभी क्रेडिटर्स को, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। पहला क्रेडिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। सेकंड क्वालिटेटिव, ऊपर क्वांटिटेटिव था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सेम एज इसमें भी आईएएस, देखो ऊपर वाले में मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमने आईएएसबी का किया था इसमें क्या थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव में रेलेवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंपैरेबिलिटी, हमने ये सारे पॉइंट्स किए थे। सेम एज इट इज़ हमारे एफएएसबी में भी है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम एज आईएएसबी आपको लिखने हैं इसमें भी, रेलेवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंपैरेबल, वेरीफाइड, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेम ऊपर वाले लिखने हैं आईएएसबी वाले, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एफएएसबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी हुई, कितने प्रॉफिट्स, कितने लॉसेज हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट और कितने डिस्ट्रीब्यूशंस हुए हैं, ठीक है, ओनर्स के थ्रू कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है और ओनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपको ये सारी चीज़ों को, एलिमेंट्स को देखना है। अब इसके रिकॉग्नाइजेशन और मेजरमेंट क्या है, एफएएसबी यूज क्राइटेरिया सिमिलर टू आईएएसबी का क्राइटेरिया को यूज़ करता है, ये आइटम्स को रिकॉग्नाइज करता है अगर वो रेलिवेंट है और वो रिलायबल मेजर कर रही हैं, यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा था कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्या वो रेलिवेंट है, जो पॉइंट की हेडिंग है रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। आइटम्स को रिकॉग्नाइज करो कि वो क्या रेलेवेंट हैं, जो भी डाली हुई आइटम्स हमने, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने आइटम शो किए हैं उनको रिकॉग्नाइज करो, क्या वो सही एंट्रीज है और क्या वो रिलायबल है, क्या गलत ही एंट्रीज प्रेजेंट कर रखी हैं, ठीक है। उसके बाद अजम्पशंस, इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन, गोइंग कंसर्न, मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन, पीरियोडिसिटी और सिमिलैरिटीज बतानी है। अब आपने आईएएसबी और एफएएसबी के फ्रेमवर्क में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों का ही एम है कि यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स वगैरह को प्रोवाइड करनी। बोथ स्ट्रेस ऑन, दोनों का स्ट्रेस है रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, जो रिकॉग्नाइजेशन वाला है। बोथ गाइड करते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग को और हेल्प करते हैं हमें प्रिपेयर और अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ। दोनों ही फोकस करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर इन्वेस्टर्स और क्रिएटर्स को, दोनों ही। अब ये तो सिमिलैरिटीज थी, अब दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। आईएएसबी इंटरनेशनली है और एफएएसबी मेनली इन द यूएसए। आईएएसबी मतलब इसका नाम ही है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि इंटरनेशनली इसका यूज़ किया जाता है। और एफएएसबी यानी कि मेनली इन द यूएसए इसको यूज़ किया जाता है, यूएस गैप में भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। इसका यूज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स का मेन यूज़ यूएसए में होता है। एलिमेंट्स क्या है इसमें, 5 एलिमेंट्स हैं इसमें भी, मेन 5 एलिमेंट्स, फ्यूअर 5 एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा हैं, लाइक गेन, लॉसेज, इन्वेस्टमेंट, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। टर्मिनोलॉजी स्लाइटली डिफरेंट है और ये यूएस बेस्ड होती है टर्म्स, ठीक है। अप्रोच ये प्रिंसिपल बेस्ड है और ये मोर डिटेल एंड रूल बेस्ड है क्योंकि ये सिर्फ यूएसए का है। इंपॉर्टेंस दी गई है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपकी क्वालिटी, फाइनेंशियल रिपोर्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, कन्फ्यूजन को कम करता है, आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, न्यू अकाउंटिंग के इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है, कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी को इंक्रीज करता है और असिस्ट करता है कि इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन हो अकाउंटेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो जॉइंट प्रोजेक्ट हुआ था 2004 में, उसके बारे में बताओ कि आईएएसबी और एफएएसबी के बीच में जो जॉइंट प्रोजेक्ट है इन 2004 बोथ बोर्ड्स ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कॉमन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के नेम से। गोल क्या था कि इन्होंने जो इसके बीच में डिफरेंसेस है ना आईएफआरएस और यूएस गैप के बीच में, उसको कम करना है। सम प्रोग्रेस हुई, थोड़ी प्रोग्रेस हुई, बट फुल कवरेज इज स्टिल पेंडिंग, अभी तक फुल कवरेज इसके ऊपर नहीं आई है। थोड़ी प्रोग्रेस हुई नो डाउट, बट पूरी कवरेज अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। और इसी के साथ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चन का हो जाता है यहाँ पे वाइंड अप। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और कैसे ये रिपोर्ट्स यूजफुल हैं, डिस्कस करें डिटेल में बेनिफिट्स और लिमिटेशन। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया था बट 2023 में भी था, तो अगर आपने पिछली वीडियो पिछले साल वाली देखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शो द फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या करती है, हमें फाइनेंशियल कंडीशन और बिजनेस की परफॉर्मेंस को बताती हैं। इस फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स ऑफ अकाउंट। तो ये रिपोर्ट्स
प्रिपेयर की जाती हैं फॉर वेरियस पीपल, जिनको हम लोग यूज़र्स बोलते हैं, जो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिसीजंस को लेने के लिए। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के यूज़र्स हैं, यूज़र्स कौन है फाइनेंशियल रिपोर्ट के, और उनके क्या यूज़ है, हाउ आर द हेयर आर द मेन यूज़र्स क्या हैं, और कैसे वो उस रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। पहले तो इसके यूज़र्स में आते हैं इसके इन्वेस्टर और शेयर होल्डर। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, तभी हम इसमें पैसे लगाएंगे। ये इनको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या उनको उस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। सेकंड, क्रेडिटर एंड लेंडर्स के लिए वर्केबल होता है ये। जो क्रेडिटर्स और लेंडर्स बैंक्स होते हैं वो चेक करते हैं कि क्या बिजनेस इनके लोन्स को वापस पे बैक कर पाएगा, तभी वो उनको लोन अप्रूव करके देते हैं, अदरवाइज उनको लोन्स नहीं देते हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ये सारे यूजर चेक करते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट देखती है। मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट्स मदद करती हैं प्लान, कंट्रोल और डिसीजंस को लेने में। एग्जाम्पल, इससे कॉस्ट रिड्यूस होती है और प्रॉफिट इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियन वो जानना चाहते हैं कि क्या बिजनेस अच्छे से वर्क कर रहा है, वो इस वजह से एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियन भी रिपोर्ट को देखते हैं, जिससे उनकी सैलरी में वो खुद को नेगोशिएट कर पाती हैं, जॉब सिक्योरिटी मांगते हैं। अगर उनको दिखता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है तो फिर अपनी सैलरी में नेगोशिएशन करते हैं कि सैलरी बढ़ाओ भाई हमारी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़, वो गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू चेक करती हैं कि क्या बिजनेस करेक्ट टैक्स को पे कर रहा है। और ऑल्सो ये जो गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज़ है यूजफुल होती हैं इकोनॉमिक प्लानिंग और मेकिंग लॉज, कानून बनाने के लिए कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कौन से बिजनेस ने लिमिट क्रॉस कर दी और उसको इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए। फिफ्थ नेक्स्ट आते हैं कस्टमर्स। जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कंपनी जो है वह क्या कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगी या कंपनी में डाउनफॉल आ रहा है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये उनको डिसाइड करने में मदद करती हैं कि क्या उनको कंपनी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कंपनी ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सप्लायर। सप्लायर चेक करते हैं कि क्या बिजनेसेस उनके जो भी उन्होंने गुड्स या उधार पे सामान लिया उसकी पेमेंट वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये उनको हेल्प करता है कि डिसाइड करने में कि वो अपनी सप्लाई को कंटिन्यू रखें या रोक दें, ठीक है। उसके बाद जनरल पब्लिक और सोसाइटी। जनरल पब्लिक सोसाइटी इंटरेस्टेड होती है जॉब क्रिएशन के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ के लिए। तो कंपनी का रोल क्या है सोसाइटी में देखने के लिए जनरल पब्लिक एंड सोसाइटी भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को यूजर्स में गिनी जाती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, कुछ मेन बेनिफिट्स हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी बनी हुई है तो हमारी डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। इन्वेस्टर, मैनेजर, बैंक, सब लोग इस रिपोर्ट्स को पढ़ के अपने डिसीजन बना पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग राइट डिसीजंस ले पाएंगे। ये शो करती है रिपोर्ट की बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, डिटेल देती है कि प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस या नुकसान कमा रहा है, कितने बिजनेस की एसेट है, कितनी लाइबिलिटी, कितना कैश फ्लो है। ये प्लानिंग और फोरकास्टिंग में मदद करती है। पास्ट डाटा की मदद से हम लोग बिजनेस को अनाउंस कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेगा। ये ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करती है। क्लियर और करेक्ट फाइनेंशियल डाटा शो करती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है यूजर्स के अमंग कि हाँ भाई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लीगल रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज प्रिपेयर करती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एज पर लॉ, और ये हेल्प करती हैं रेगुलेशन एंड कंट्रोल में। एफ क्या अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, लोन इन्वेस्टर्स एंड लोन को, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट बनी होगी तो आपको न्यू इन्वेस्टमेंट्स बैंक से लोन इजीली मिल जाएगा। ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ हानियाँ भी होती हैं। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होती हैं, वो हमें पास्ट की परफॉर्मेंस शो कर रही हैं, फ्यूचर का नहीं बता रही हैं। ये प्रिडिक्ट कर नहीं सकती कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। सेकंड, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट इग्नोर कर देती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट सिर्फ मॉनिटरी आइटम्स को देखती है, डज नॉट इंक्लूड थिंग्स लाइक एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, ब्रांड की वैल्यू कितनी है, कस्टमर कितना लॉयल है। नथिंग शुड बी एडेड इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। थर्ड, एस्टिमेट और अजम्पशंस का यूज़ किया जाता है। सम आइटम्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक डेप्रिसिएशन या डाउटफुल डेट्स, तो ये बेस्ड ऑन अजम्पशन होते हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं। फोर्थ लिमिटेशन, विंडो ड्रेसिंग। सम टाइम बिजनेसेस अपने बैड फैक्ट्स को हाइड करते हैं, फेक प्रॉफिट्स को शो करते हैं अपने, जिसकी वजह से जो ट्रूथफुलनेस है या फेयरनेस है रिपोर्ट्स की वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ, कम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है। कई लोग डिफ़िकल्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं अपने रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, डज नॉट रिफ्लेक्ट मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट कंडीशन ऑफ द एसेट इज़ हाई और लो, इट मे नॉट शो इन द रिपोर्ट। वो चीज़ रिपोर्ट में दिखती नहीं है कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है उस एसेट की। और इसी के साथ कुछ लिमिटेशंस के साथ ये क्वेश्चन फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारा वाइंड अप हो जाएगा। बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ग्लोबल कन्वर्जेंस। ये भी मेरी पिछली वीडियो में होगा क्योंकि 2023 और 2024 का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्रिटिकली डिस्कस करें इसके रोल को। गाइस मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी हो सकता है पुरानी जो पिछले साल वाली वीडियो है वो आपको दिखनी बंद हो जाए या ना दिखे, ठीक है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो वीडियो के जो आपने काम कर रखे हैं, नोट्स बनाए हैं, वो गलत है। जस्ट बिकॉज दो वीडियोज़ देख के बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज़। हो सकता है इस वजह से आप लोगों के लिए वो वीडियो हो सकता है
थोड़ी देर के लिए हाइड कर दी जाए, वो ग्रुप में ज़रूर रहेगी बट प्राइवेट लिखा शायद शो होएगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि यार प्राइवेट वीडियो मैंने मेंबरशिप ली है फिर भी चल नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्राइवेट की गई है ताकि आप लोग वीडियोज़ में कंफ्यूज ना हो न्यू और पुरानी के बीच में। ठीक है, बहुत से बच्चों को ना टाइमलाइन देखते नहीं है कि किस साल की वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो से सब तक पहुंचनी चाहिए, मेरा ये अपडेट होता है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि इसकी यूनिट 2 की वीडियो आप लोग कैसे देख पाएंगे। सिंपल हमारे चैनल पर मेंबरशिप का ऑप्शन है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली चैनल पे जितनी भी मेंबरशिप वाली वीडियोस हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा। मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट वीडियोस है उनका एक्सेस मिलेगा। प्राइवेट वीडियोस कुछ होती हैं जो मुझे डिलीट करनी होती हैं, या कोई रफ वीडियोस होती है जो आपके लिए नहीं बनी होती, वो प्राइवेट में शो होती है। तो अगर कोई प्राइवेट में वीडियो शो हो रही है विच मीन्स वो आपके लिए नहीं है, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आपने मेंबरशिप ली है तो मेंबर्स ओनली वाली वीडियो पे आपको फोकस देना है कि मैं मेंबर्स ओनली वीडियो देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट है तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है उसको। चलिए बैक टू द वीडियो, हमारा क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल जो हमें बताते हैं कि कंपनीज को कैसे अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट रूल होते हैं। तो ग्लोबल कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि मेकिंग वन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब एक ही रूल बना देना जिसको सभी कंट्रीज फॉलो करेंगी। ग्लोबल कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि सभी कंट्रीज़ के लिए एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दो जिसको सभी कंट्रीज़ फॉलो करें। जिससे क्या होगा, ये कंपेयर अंडरस्टैंड करने में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमारी मदद करेगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पे सब लोग सेम मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो IASB इज़ द मेन बॉडी जो ट्राई करती है कि इस कन्वर्जेंस को प्रमोट करे बाय प्रमोटिंग IFRS। ठीक है, तो IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स मेन बॉडी है जो इस कन्वर्जेंस को लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं अगर हम ग्लोबल कन्वर्जेंस करने की कोशिश करते हैं, मतलब ग्लोबली लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल कन्वर्जेंस यानी कि ग्लोबल कन्वर्ट बोल सकते हो आप समझने के लिए। तो ऑल थ्रू जो ये आइडिया है, वन ग्लोबल सिस्टम इज़ गुड। ठीक है, देयर आर मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या आती है, डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक कंडीशन में। हर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट है, कंट्रीज की डिफरेंट इकोनॉमीज है। फॉर एग्जांपल एक रिच कंट्री है, रूल में नॉट वर्क वेल इन डेवलपिंग कंट्री, तो कुछ रूल्स हो सकते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्री में अच्छे से वर्क ही ना करे। सेकंड, लीगल सिस्टम सबका अलग अलग है, कुछ कंट्रीज फॉलो करती हैं कॉमन लॉ को, अदर्स फॉलो करती हैं कोड लॉ को। तो ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा कि कैसे अकाउंटिंग के रूल्स को बनाएं या उनको फॉलो करें, क्योंकि हर कंट्री के अलग ही लीगल सिस्टम है। थर्ड, कल्चर डिफरेंसेस हैं, कुछ कंट्रीज़ में लोग मोर कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग प्रोफाइल में, कुछ में ओपन है। तो यह अफेक्ट करेगा कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अलग अलग कंट्री के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्लोबली हम लोग इनको कन्वर्ट कर कैसे पाएंगे। कल्चर डिफरेंसेस हैं। फोर्थ, लैंग्वेज और ट्रांजेक्शनल इश्यूज आते हैं। ट्रांसलेशन, IFRS इज मेड इन इंग्लिश, ट्रांसलेशन इट इनटू अदर लैंग्वेज, कहीं ना कहीं अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे दूसरी लैंग्वेज में तो मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के इश्यूज आते हैं। फिफ्थ क्या है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है, कुछ गवर्नमेंट चाहती हैं कि कंट्रोल चेंज करने रूल्स को ओन बेनिफिट्स के लिए, तो वो कन्वर्जेंस को और मुश्किल बना देती हैं कि लोग जल्दी कन्वर्ट ही ना हो कि उनको एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट भी आती है। अडॉप्ट करना IFRS को कई बार बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, कंपनीज को ट्रेन स्टाफ चाहिए, पूरा सिस्टम उनको चेंज करना पड़ेगा, पूरा मतलब कह सकते हैं रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं तो उन्हें सब कुछ अपना बदलना पड़ेगा, स्टाफ नया ट्रेनिंग देनी पड़ेगी विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल बॉडीज़, नेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़ कई बार नहीं चाहती कि वो अपना कंट्रोल खोएं, तो वो फुल्ली एक्सेप्ट ही नहीं करती, दे डू नॉट फुल्ली एक्सेप्ट इंटरनेशनल रूल्स। नेक्स्ट, कंप्लेक्सिटी ऑफ IFRS, सम IFRS रूल्स आर टू कम्प्लेक्स या बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो छोटे बिजनेसेस के लिए उसको समझना या अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, कह सकते हैं कि उसको फॉलो नहीं कर सकते वो। अब रोल क्या है IASB का कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, रोल क्या है। IASB बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल कन्वर्जेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। IFRS पहले डेवलप करता है, डेवलपिंग IFRS, IASB क्रिएट और अपडेट करता है IFRS को। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्रिएट और अपडेट करता है, पहले तो डेवलप करता है वो IFRS को, ठीक है, ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि इसको ग्लोबली यूज़ किया जा सके। सेकेंड, उसको प्रमोट किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। IASB इंकरेज करता है कंट्रीज़ को, भाई आप IFRS को अडॉप्ट करो और इसके स्टैंडर्ड्स के साथ चलो। मैनी कंट्रीज लाइक इंडिया, EU नेशन हैव ऑलरेडी अडॉप्ट, और वो इसके साथ कन्वर्जेंस कर रही हैं, ठीक है। थर्ड, वर्किंग विद अदर स्टैंडर्ड सेटर, IASB वर्क विद FASB, ASB एंड अदर्स टू रिड्यूस डिफरेंसेस। IASB बाकी मतलब स्टैंडर्ड्स के साथ भी वर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो डिफरेंसेस को कम कर पाएँ। IASB एंड FASB वर्क ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट लाइक रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और लीजेस वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक कंसल्टेशन, IASB फीडबैक लेता है फ्रॉम कंपनीज, गवर्नमेंट, अकाउंटेंट्स, ठीक है,
कि स्टैंडर्ड को फाइनलाइज करना है। अब बताओ आपको ये कैसा लगा, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रस्ट एक्सेप्टेंस बिल्ड होती है। प्रोवाइड करता है गाइडेंस और एजुकेशन, आईएएसबी बताता है, ट्रेनिंग मटेरियल देता है, वेबिनार्स करता है, गाइडेंस के नोट्स देता है कि कैसे आप आईएफआरएस को एक्सेप्टेंस दे सकते हो, कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, समझ सकते हो करेक्टली। फोर्थ, क्रिटिकल व्यू ऑफ आईएएसबी रोल। क्रिटिकल व्यू क्या है आईएएसबी के रोल का? हील आईएएसबी इज डूइंग ग्रेट वर्क, पर यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज भी किया गया है। सबसे पहला, आईएएसबी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बट कुछ क्रिटिसाइज है, स्लो प्रोसेस, किसी भी चीज़ या सिस्टम को चेंज करना या अपडेट करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। पहला क्रिटिसाइज किया गया है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, पैसे भी लगेंगे, लोगों को, नए स्टाफ को ट्रेन भी करना पड़ेगा। सेकंड, डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट नेशन। सम सिटीज डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, यूके हैव मोर से इन आईएएसबी डिसीजन। डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसा लगता है कि भाई हमें इग्नोर कर दिया गया, डोमिनेंस हो रहा है, ठीक है। नॉट फुल्ली अडॉप्टेड ग्लोबली। सम मेजर कंट्रीज यूएसए स्टिल फॉलो देयर ओन गैप सिस्टम, हैव नॉट फुल्ली अडॉप्ट, तो उन्होंने फुल्ली आईएफआरएस को अडॉप्ट ही नहीं किया, वो अभी भी अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को फॉलो करें जो यूएसए में यूज़ होता है। मैंने आपको ऊपर भी डिफरेंस पढ़ाया था। और फोर्थ, टू टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है, आईएफआरएस के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, छोटे बिजनेसेस, पुअर कंट्रीज इसको नहीं समझ सकते हैं। और इसी के साथ ग्लोबल कन्वर्जेंस क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, 2024 और 2022 में रिपीटेड है। वेरियस अचीवमेंट्स एंड रोल इंटरनेशनल अकाउंटिंग। आप लोगों ने एक बात नोटिस की, 2024 के हमने ऊपर 3 क्वेश्चन किए, तीनों ही पिछले सालों में रिपीटेड थे। ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी 2022 में रिपीटेड है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बट आप लोग ये बात समझें, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और रिपीट क्वेश्चन पिछले 4 सालों से आने, 3 या 4 क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एक यूनिट से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो 4 क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे, कोई भी ज़्यादा नहीं है ना, 4 में से 2 तो अटैम्प्ट कर ही आओगे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के उसको अटैम्प्ट करोगे तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगी पेपर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अचीवमेंट्स एंड रोल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या रोल है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रूल्स बनाता है आईएफआरएस के लिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि रूल्स को क्रिएट करता है आईएफआरएस के लिए। ये स्टैंडर्ड कंपनीज की मदद करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो प्रिपेयर और अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट कर पाएँ एक सेम वे में, मतलब सबकी स्टेटमेंट सिंपल हो, सेम वे में हो, ताकि इजीली वो कंपेयर कर पाएँ, ठीक है। ये दिस मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अब आईएएसबी क्या करता है, आईएएसबी का मेन रोल क्या है? आईएएसबी क्या चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे सब लोग एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें, विच इज़ आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या चाहता है कि सब लोग एक ही ग्लोबल कन्वर्जेंस का यूज़ करें। तो इसके रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो बतानी है, ठीक है। सबसे पहला इसका रोल क्या है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, इसका पहला रोल क्या है, इसने किसको डेवलप किया, आईएफआरएस को। आईएएसबी ने इसको क्रिएट किया, इसको इम्प्रूव किया, ताकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स को ये रूल्स कंपनीज को अपने डाटा को रिकॉर्ड करने में, रिपोर्ट करने में फाइनेंशियली प्रॉपरली मदद करते हैं। सेकंड, उसने ग्लोबल कन्वर्जेंस को प्रमोट किया। आईएएसबी ने प्रमोट किया कि मुझे हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब सभी लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, कंट्रीज को मदद कर रहा है कि आप अडॉप्ट करो, अलाइन करो सेम रूल्स के साथ, सब लोग आईएफआरएस को अडॉप्ट करो और सब लोग इसी अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करो, ताकि कंपेरेबल ईजी हो। थर्ड, इसने ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी को मेंटेन रखा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बेस हैं आईएफआरएस के बेस पे हैं, उनको समझना और कंपेयर करना वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ईजी हो गया। इसने इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और अदर्स को डिसीजन लेने में बहुत मदद करती है, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स कंपेरेबल हैं तो आप उसको किसी भी कंपनी के साथ ईजिली कंपेयर कर पाओगे। ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत हेल्पफुल है। आईएएसबी ने गाइडेंस, ट्रेनिंग, सपोर्ट प्रोवाइड की डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि वो आईएफआरएस को स्मूथली अपनी कंपनीज में इंप्लीमेंट कर पाएं और सेम अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाएं। वर्क विद अदर बॉडीज, आईएएसबी ने और बॉडीज के साथ भी वर्क किया, लाइक आईएफएसबी, आईएफएसी, एएसबी, हमने सेम ऊपर रोल किए थे, सेम वही है, रिव्यू और अपडेट करता रहता है स्टैंडर्ड्स को। आईएएसबी कीप रिव्यू स्टैंडर्ड और उसको अपडेट करता रहता है, चेंजेस करता रहता है बिजनेस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। थर्ड, अचीवमेंट्स क्या है, आईएएसबी ने क्या क्या चीज़ें अचीव की। आईएएसबी ने बहुत चीज़ें अचीव की हैं इसकी क्रिएशन में, ठीक है। सबसे पहले वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस, और 140 कंट्रीज ने आईएफआरएस के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। दुनियादार पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे 140 देशों ने आईएफआरएस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ठीक है। तो बहुत सी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया है, जिसने क्या हुआ है, दिस शो कि ग्लोबल ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस है आईएएसबी की। आईएएसबी को ग्लोबल लेवल पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो कोई भी बात एक्सेप्ट करते हैं उसका मान रखते हैं, ठीक है। सेकंड, इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, आईएफआरएस दिन बाय दिन उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है,
कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है, एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है। ये ईजियर हो गया इसको कंपनीज के साथ कंपेयर करना डिफरेंट कंट्रीज़ की, ठीक है। उसके बाद जॉइंट प्रोजेक्ट किया था IASB ने FASB के साथ, टुगेदर काम किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, लाइक रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, लीजेस के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिससे क्या हुआ था, डिफरेंसेस कम हुए थे। जो IFRS और FASB के बीच में जो डिफरेंसेस थे, US गैप FASB है, ठीक है। तो IFRS और US गैप के बीच में जो डिफरेंसेस कम हुए थे जब IASB ने FASB के साथ मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट किया था। फोर्थ अचीवमेंट क्या है, सपोर्ट टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। इन्वेस्टर्स और बैंक अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं कंपनीज को वर्ल्ड वाइड लेवल पे, और इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन को और बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल IFRS फॉर स्मॉल बिजनेसेस। IASB ने क्रिएट किया IFRS फॉर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिससे क्या हुआ, स्मॉल बिजनेसेस भी उस सिंपल अफोर्डेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए। नेक्स्ट अचीवमेंट, क्विक एक्शन ड्यूरिंग क्राइसिस। जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो IASB ने क्विक अपडेट दिया स्टैंडर्ड्स को कि रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव रिपोर्टिंग ऑफ लॉसेज, रिस्क, फेयर वैल्यूज को फटाफट मतलब क्विकली एक्शन लिया क्राइसिस के दौरान और रिपोर्ट्स को रीअपेयर कर दिया। फोर्थ, इंपॉर्टेंस क्या है IASB की आज की दुनिया में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ज़रूरत है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, वो ट्रस्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को IASB की मदद से। IASB वर्क करता है, वर्क हेल्प कंपनीज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, रेज इंटरनेशनल कैपिटल, जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करता है। ये इंश्योर करता है कि जो भी रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाएंगी वो फेयर होंगी, कंसिस्टेंट होंगी और ट्रांसपेरेंट होंगी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंक्लूड। क्विक रिवीजन के लिए टेबल दिया गया है, IFRS के रूल्स क्या अचीवमेंट्स हैं, 140 कंट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है, कन्वर्जन को ये प्रमोट कर पा रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, वर्क विद FASB विद अदर्स, जॉइंट प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, गाइडलाइंस दी हैं और रिव्यू करता है। अब एक और क्वेश्चन है जो 2023 और 2022 में पूछा गया था, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या वेरियस चैलेंजेस हैं IFRS के, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूरी है इसको डिस्क्लोज करने के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, IFRS क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसमें क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको IASB ने बनाया होता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कुछ रूल सेट किए होते हैं, दैट इज IFRS कंपनीज की मदद करता है वर्ल्ड वाइड में सिमिलर, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में। IFRS के बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप IFRS को एक्सेप्ट कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, तो क्या फ़ायदे होंगे आपको। आप ग्लोबल लेवल पे आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई भी किसी के साथ भी कंपेयर कर पाएगा, आप अपनी रिपोर्ट्स को ईजिली कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट अंडर IFRS क्लियर, ट्रुथफुल और कंप्लीट होंगी, जिससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का, बैंक्स का और अदर यूजर्स का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आप अट्रैक्ट करोगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को फील होगा कि सभी लोग सेम रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल एंड रिलायबल रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज में हेल्पफुल होगा, MNC डू नॉट नीड टू प्रिपेयर डिफरेंट रिपोर्ट, हर कंट्री के लिए आपको डिफरेंट रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ेगी, सबके लिए सेम, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हेल्पफुल माना जाएगा, ठीक है। रिड्यूस करेगा आपके कॉस्ट और टाइम को, IFRS अवॉइड करेगा कि आपको मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन करने की, उसको प्रिपेयर करने की दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग रिपोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सबने सेम मेथड फॉलो कर लिया तो सबकी रिपोर्ट्स का मेथड सेम है। क्रेडिट रेटिंग आपकी इंप्रूव होगी, ट्रस्ट बनेगा क्रेडिट एजेंसीज के ऊपर, क्रेडिट स्कोर आपका और अच्छा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, IFRS मदद करेगा एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्ड करने में, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी हमारी इकोनॉमी की। अब ये तो थे कुछ बेनिफिट्स अगर आप IFRS को अडॉप्ट करते हो, बट कुछ चैलेंजेस भी तो आएंगे ना अगर आप IFRS को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, नया रूल, नए अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड अपनी कंपनी में लाना चाहते हो, तो क्या मुश्किलें, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका जो स्टाफ है उसको सारा न्यू मेथड सिखाना पड़ेगा, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, क्योंकि मेथड ही न्यू है, सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाएगा। मैनी अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, स्टाफ डू नॉट, जो ट्रेंड ही नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टाइम, पैसा सब उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकंड, इसको इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा। थर्ड, कानून डिफरेंट होते हैं, कुछ लोकल टैक्स लो, कंपनी लो मैच ही नहीं करते IFRS के साथ, तो कन्फ्यूजन और लीगल इश्यूज क्रिएट होते हैं। फिर फोर्थ, कम्प्लेक्स लैंग्वेजेस और स्टैंडर्ड हैं, IFRS रूल थोड़े टेक्निकल और डिफिकल्ट हैं उसको समझना छोटी फर्म्स के लिए। फिफ्थ, रेसिस्टेंट टू चेंज, बहुत सी कंपनीज हैं वो चेंज नहीं करना चाहती अपने पुराने अकाउंटिंग के सिस्टम को, वो डरती हैं कि कहीं उनका कंट्रोल ना छूट जाए या उनको ऑडिट में कोई इशू ना फेस करना पड़ जाए, ठीक है। सिक्स क्या है, कल्चर और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट बिजनेस कल्चर्स होते हैं, वन रूल में नॉट सूट ऑल इकोनॉमिक्स, एक रूल सभी इकोनॉमिक्स के लिए, लोकल नीड्स के लिए पूरा नहीं पड़ सकता है। तो IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन डिस्क्लोजर
क्यों ज़रूरी है, क्यों रिक्वायर्ड है? IFRS 3 इज रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हेन वन कंपनी बाय अनदर कंपनी। ये हमें बताता है कि कैसे अकाउंट फॉर मर्जर, एक्विजिशन या टेक ओवर का काम होता है। कंपनीज डिस्क्लोज करती हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है। बिजनेसेस कंबाइन होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय करती है, जैसे मर्ज होता है, ठीक है, टेक ओवर कर लेती है। तो क्या फॉलोइंग डिस्क्लोज चीज़ें होनी चाहिए? पहले तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अक्वायर बिजनेस, की क्या नेम है, क्या डिस्क्रिप्शन है उस कंपनी का, दैट वाज परचेज, किस टाइप का बिजनेस है। सेकंड, डेट ऑफ एक्विजिशन, एग्जैक्ट डेट या जब आपके हाथ में कंट्रोल आया। थर्ड, परचेज कंसिडरेशन, कितनी मनी या वैल्यू आपने उसके बदले में पे की। फोर्थ, डिटेल ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, कितनी एसेट और लाइबिलिटी आपके पास आई टेक ओवर की, उसकी फेयर वैल्यू। एक्विजिशन डेट को कितनी थी वो बतानी। कितनी गुडविल या गेन किया आपने बार्गेन परचेज करके, कंपनी ने पे ज़्यादा किया या एक्स्ट्रा किया, दैट इज गुडविल। अगर कंपनी ने कम पे किया तो डिफरेंस होगा गेन। तो IFRS 3 ज़रूरी है क्लियरली शो करने के लिए कि आपने गुडविल कमाई या नहीं कमाई, ठीक है, कितने पैसे एक्स्ट्रा आपने पे किए। रीज़न फॉर द एक्विजिशन, क्यों कंपनी ने अदर कंपनी को खरीदा, फॉर ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, कस्टमर के लिए। रीज़न बताना है क्यों आपने मर्ज किया दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन कंपनी फाइनेंशियल, हाउ द परचेज, जो आपने परचेज की कैसे वो आपके प्रॉफिट्स को, रेवेन्यू को, कैश फ्लो को अफेक्ट करेगी, इम्पैक्ट क्या आएगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शो करनी है IFRS 3 के अंडर, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा कंक्लूड। और इसके बाद यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन की क्विक रिवीजन कि बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप IFRS को एक्सेप्ट करते हो, कंपेरेबल है, ट्रांसपेरेंसी होएगी ग्लोबल। उसके बाद चैलेंजेस बताए हैं और IFRS 3 डिस्क्लोजर क्या है, ठीक है। IFRS 3 डिस्क्लोजर मीन आप दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो और मर्ज करते वक्त उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, कंपनी का नेम, डेट, अमाउंट पे, एसेट कितने, गुडविल कितने, क्या रीज़न, एवरीथिंग। सो यहीं पे हमारा वीडियो का पार्ट 1 यानी कि यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 के ऊपर सेकंड वीडियो आएगी जिसके लिए आपके पास मेंबरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक चैनल को ज्वाइन करने का, उसको ओपन करके देखिए। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मिनिमम सा अमाउंट रखा गया है और आपके ही लिए रखा गया है। तो बिल्कुल बेसिक सा अमाउंट है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी आएंगी यूनिट 2 की हर सब्जेक्ट की, आप तक वो वीडियोस इजीली अवेलेबल हो पाएंगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट्स आप लोग मुझे बता सकते हैं। आई होप आपने नोट्स वीडियो के साथ साथ प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो एक ही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो बाकी मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।